नवंबर 1985 ओडियन सिनेमा। लेकिन दोस्तों ये दिल्ली, मुंबई या हैदराबाद वाला ओडियन सिनेमा नहीं है। भारत से मीलों दूर मिस्र की राजधानी काहिरा के इस सिनेमा हॉल पे चस्पा अमिताभ बच्चन की फिल्म मर्द का पोस्टर ये बताने के लिए नहीं है कि उनकी फिल्म विदेशों में भी धूम मचा रही, बल्कि इसलिए कि काहिरा में इस फिल्म का ओपनिंग कलेक्शन अमिताभ बच्चन की पिछली सभी फिल्मों से ज्यादा था। और बात केवल काहिरा की नहीं थी, खाड़ी देशों से लेकर अमेरिका, इंग्लैंड और रूस तक इस फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन डोमेस्टिक रेवेन्यू को पीछे छोड़ रहा था। इसे किसी ने कहा इंडियन फैंटम, तो किसी ने इंडियाना जोन्स एंड द टेम्पल ऑफ डूम। ये वही फिल्म थी जिसे सिनेमा के स्वयंभू पंडितों ने अमिताभ की सबसे बकवास फिल्म कहा था और कई पत्रिकाओं ने उनकी आखिरी फिल्म भी। और फिल्म के फर्स्ट वीक रिव्यू में कई क्रिटिक्स ने इसे 5 में 2.5 स्टार देना भी मुनासिब नहीं समझा और यहां तक कह डाला कि मनमोहन देसाई के सारे मसाले खत्म हो चुके हैं और साथ ही अमिताभ बच्चन भी। किसी ने कहानी पर सवाल उठाया तो किसी ने बेतुके गाने और बड़बोले डायलॉग पर। जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। और 4 महीने पहले आई राम तेरी गंगा मैली की रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी के नशे में आरके स्टूडियो के दरबारियों ने राज कपूर के कान भरे थे कि सितंबर में जब रजनीकांत और कमल हासन को साथ लेकर भी अमिताभ बच्चन राम तेरी गंगा मैली से मुकाबला नहीं कर पाए तो ये सोलो फिल्म तो एक आध हफ्ते में ही उड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, न तो मनमोहन देसाई नौसिखिए थे और ना ही फिल्म छोड़ राजनीति की बिसात पर कदम रखने वाला ये सुपरस्टार इतना अनाड़ी। इस फिल्म के बारे में देसी अटकलों पर विदेशी खबरें भारी पड़ रही थी। जो क्रिटिक्स इसे फैंटम और टेम्पल ऑफ डूम से इंस्पायर्ड मान बैठे थे, अब बताने की कोशिश कर रहे थे कि भारत में फैंटेसी फिक्शन और एक्शन एडवेंचर फिल्मों की शुरुआत हो चुकी है और अमिताभ बच्चन अपने दम पर यह साबित करने जा रहे हैं। असल में अब तक भारतीय स्टीरियोटाइप प्लॉट को देखने के आदी रहे क्रिटिक्स इस फिल्म की तासीर को समझ ही नहीं पाए थे। ये एक विशुद्ध कमर्शियल फिल्म थी जो उस दौर में अमिताभ बच्चन के डेमीगॉड आइकॉनिक इमेज को भुनाते हुए बॉक्स ऑफिस पर पैसे कूटने के इरादे से बनाई गई थी। मनमोहन देसाई एक मजे हुए फिल्म मेकर थे और हॉलीवुड में स्टीफन स्पीलबर्ग जैसे प्रयोगधर्मी फिल्मकार जो कर रहे थे उससे वो अनजाने नहीं थे। उन्होंने पहले ही अमिताभ बच्चन को बता दिया था कि ये फिल्म या तो फ्लॉप होगी या फिर सबको ठिकाने लगा देगी। एक विशुद्ध फैंटेसी प्लॉट जिस पर हीरोइज्म की कोई सीमा नहीं थी और एक्सपेरिमेंट्स में कोई कमी नहीं थी। देसाई ने कहानी लिखने का काम अपने टाइम टेस्टेड राइटर प्रयागराज को सौंपा तो चंद मंत्र दिए। हीरो लो प्रोफाइल होगा लेकिन इरादे माचो मैन के होंगे। अमीरी गरीबी का द्वंद्व पैदा करना है और देसी विदेशी की आग भी। इस काम में पुष्पराज आनंद को भी साथ में लगा दिया गया। देसाई ने 1981 में क्रांति का तूफान देखा था और झेला भी था, बस इस कहानी में कॉलोनियल रूल वाला तड़का भी लगा दिया। डायलॉग लिखने का काम इंदरराज आनंद को दिया गया और उससे भी जी न भरा तो अनिल नागरथ और सोहेल डॉन की मदद भी ली गई। स्क्रीन प्ले को अंतिम रूप दिया के शुक्ला ने। कास्टिंग के समय अमिताभ बच्चन को छोड़कर बड़े बड़े कोई स्टार्स ये मसाला समझ ही नहीं पा रहे थे। प्राण ने तो ये कहकर हाथ झाड़ लिए कि घोड़े दौड़ाने, कुश्ती लड़ने और एरोप्लेन रोकने का काम मुझसे न हो पाएगा, दारा सिंह को कास्ट कर लो। और उस दौर की हीरोइनों के नाज नखरे इतने कि रति अग्निहोत्री, डिम्पल कपाड़िया जैसे हीरोइनों को इसमें हीरोइन के लिए कुछ खास दिखा ही नहीं। लेकिन देसाई को लगा कि नए प्लॉट, नई कहानी, नए ट्रेंड को पुरानी हीरोइनें टैकल नहीं कर पाएंगी और उन्होंने अमिताभ से उम्र में 15 साल छोटी अमृता सिंह को लीड रोल ऑफर किया, जो पहले इस फिल्म में साइड रोल के लिए रखी गई थी। सरसरी तौर पर स्क्रीन प्ले से तो यही जाहिर था कि जिसकी छाती पर मर्द चस्पा हो वहां औरत का रोल कितना ही होगा। लेकिन अमृता सिंह को इस फिल्म ने जितना स्क्रीन स्पेस और जो एक्सपोजर दिया, उसने रातों रात टॉप हीरोइनों की फहरिस्त में उन्हें ला खड़ा किया। वो दौर भी ऐसा ही था दोस्तों। उस साल की ही बात करें तो एक से बढ़कर एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर छाई थी। राम तेरी गंगा मैली, गुलामी, प्यार झुकता नहीं, सागर और भी कई एक्शन और रोमांटिक म्यूजिकल्स। इस बीच बब्बर सुभाष जैसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी थे जिन्हें हॉलीवुड हीमैन और फैंटेसी फिल्मों की हवा लग गई थी और उन्होंने एडवेंचर्स ऑफ टार्जन जैसी सफल फिल्म भी दे डाली।
लेकिन देसाई जानते थे कि इनमें से कोई एक जॉनर लेकर चले तो चल नहीं पाएंगे, वो भी उस दौर में जब एक फिल्मी लॉबी ही नहीं सियासी दल भी पर्दे पर अमिताभ बच्चन को खत्म करने में लगे थे। देसाई जान चुके थे कि इस मोड़ पर एक फ्लॉप या साधारण फिल्म देने के क्या क्या नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने स्क्रिप्टिंग टीम से कहा कि दर्शकों को बोर होने के लिए 10 सेकंड का भी समय नहीं मिलना चाहिए। और जो फाइनल स्क्रिप्ट तैयार हुई उसमें कहानी गुलाम भारत के आखिरी दिनों से शुरू होती है, जहां राजा आजाद सिंह अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए अपने बीवी और नवजात बच्चे से बिछड़ जाते। लड़ाई और बगावत के बीच ही पैदा हुए बच्चे की छाती पर वो मर्द लिखते हैं जो एक तरह से उसके साहसी, निडर और अन्याय के विरुद्ध लड़ने वाले का प्रतीक था। खैर, बच्चा गरीबी और तंगहाली में पलकर तांगे वाला बन जाता है और उसकी टक्कर रईसजादी रूबी से होती है। और फिर एक्शन रोमांस के कई तड़कों के बीच हीरो अपनी मर्दानगी यानी हीरोइक कमाल दिखाते हुए अंग्रेजों और साजिशकर्ताओं को ठिकाने लगाता है। माँ बाप से मिलाने वाला क्लाइमेक्स अलग ही रंग दिखाता है। अगर आप देसाई मार्का फिल्मों के मुरीद रहे हैं तो ये बात पहचानने में आपको एक पल भी नहीं लगेगा कि इस फिल्म में एक एक एलिमेंट, एक एक बात बहुत ही सोच समझकर डाली गई थी। अमिताभ मवाली, वेटर, कुली जैसे किरदारों से ही सुपरस्टार बने थे और अब इक्के वाले के रूप में दिखाने का मतलब था मास अपील को कैटर करना। और यही बात यहाँ दूसरे तरह की चुनौतियां भी पैदा कर गई। अमिताभ बच्चन साल 85 तक राजनीति में जम चुके थे और उनका इस तरह के रोल में आने का मतलब था आम जनता की नजरों में और बड़ा हीरो बनना। ऐसे में उनके फिल्मी राइवल इस फिल्म को बकवास करार देने में जुटे थे। एक सियासी लॉबी भी मन्नत मांगने लगी थी कि ये फिल्म फ्लॉप हो जाए। उस दौर की कतरनें बताती हैं कि जैसे 77 में फिल्म ईमान धर्म के फ्लॉप होने पर बॉलीवुड में पार्टी दी गई थी, अब उससे भी बड़ी पार्टियां इस फिल्म की नाकामी पर जाम छलकाने को तैयार बैठी थी। लेकिन दोस्तों, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी वाले देसाई और एंथनी का ये फिल्मी कॉकटेल इतने इमोशनल कॉस्मेटिक्स और एक्शन, म्यूजिक, रोमांस के केमिकल से लवरेज था कि बड़े बड़े फिल्मी एक्सपर्ट भांप ही नहीं पाए कि ये फिल्म पर्दे पर क्या करने वाली है। ये अमिताभ की विशुद्ध सोलो फिल्म थी जिसने पहले ही दिन से धमाल मचाना शुरू किया और तीसरे हफ्ते ही सुपरहिट घोषित हो गई। सुन रूबिया, तुमसे प्यार हो गया, ये दुश्मन क्या मारेगा, मेरे दोस्त है ऊपर वाला। हालांकि अब भी इसे बकवास बताने वालों की कमी नहीं थी और वो आज भी बताते हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर जो फिल्म नोट छापती हो उसके लिए एक ही शब्द था, ब्लॉकबस्टर। 2 करोड़ 80 लाख रुपए में बनी फिल्म ने देसी बॉक्स ऑफिस पर 8 करोड़ और विदेशों में इससे भी ज्यादा करीब 9 करोड़ की कमाई कर डाली। और फर्स्ट रिलीज बेसिस पर बजट से 5-6 गुना कमाई की कल्पना तो खुद देसाई ने भी नहीं की थी। वीडियो कैसेट से कमाई ने अलग ही रंग दिखाना शुरू किया। क्रिटिक्स के निशाने पर यह फिल्म सबसे पहले जून 1985 में इसका म्यूजिक ट्रैक रिलीज होने के साथ ही आ गई थी, जब इसके गानों को दो अर्थी और अभद्र कहा गया, लेकिन वो जबरदस्त हिट हुए। अन्नू मलिक के संगीत और मोहम्मद अजीज, आशा भोसले, शब्बीर कुमार, एस जानकी की आवाज में इसका म्यूजिक ट्रैक चार्ट बस्टर साबित हुआ। बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, सुन रूबिया, तुमसे प्यार